ओके सो हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम फंजाई को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किंगडम फंजाई जो है हमारा, इस पर्टिकुलर किंगडम में हमारे ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स आते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। एक तो ये हेट्रोट्रॉफिक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और प्लस इनके पास क्या है बेटा, एक सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये सेल वॉल भी रखते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी है। और अगर ध्यान हो तो हमने सेल वॉल के फीचर के बेसिस पे इनको प्लांट किंगडम में रखा था, लेकिन अब हम इसको वापस से हमने एक सेपरेट किंगडम बनाया है कि भाई ये तो सेपरेट किंगडम में ही सही है। तो सेपरेट किंगडम बना करके हमने बहुत बढ़िया काम करा, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता लगा। देखिए अब देखते हैं कि किंगडम फंजाई के क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फंगसेस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें आगे। ठीक है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन अब हेट्रोट्रॉफ तो हम भी है, तो कौन से हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब कि तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्टडी, बॉडी की जब हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंड हैबिटेट, अलग अलग जगह पे हमें पाए जाते हैं, है ना। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। मतलब जब कभी भी हमारे फ्रिज में एक ब्रेड रखी रह जाती है, तो ये जैसे ब्रेड का स्लाइस है अगर, तो उस पे हमें ऐसे दाने से दिखाई देते हैं, ग्रीनिश कलर के, है ना। वाइट कलर की अगर ब्रेड है तो उस पे ग्रीनिश कलर के दाने से ऐसे दिखाई देते हैं। तो बेटा ये पता है क्या है, ये एक्चुअली में फंजाई है। ये फंजाई है। अच्छा, रॉटन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जो सड़ जाते हैं उस पर फुई लग जाती है, या फिर खाने में भी फुई लग जाती है। जब आप टिफिन लेके जाते हो और मान लो आप भूल गए, उसके बाद छुट्टियां पड़ गई और 2-3 दिन से आपने टिफिन नहीं निकाला, तो उस टिफिन को जब आप खोलते हैं यार, उसमें खाना बचा हुआ है, तो उस खाने में फुई लग जाती है, राइट। दैट फुई जो हम हिंदी में बोलते हैं वो क्या है, वो एक्चुअली में फंगस है। तो रॉटन फ्रूट्स, रॉटन का मतलब सड़े गले हुए। तो जो गले हुए फ्रूट्स होते हैं, सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी फंगस लग जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है बेसिकली। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। तो जो एडिबल खाने वाले जो मशरूम्स हैं वो भी एक्चुअली में फंजाई होते हैं। तो क्या हम सब फंजाई को खा सकते हैं? नहीं, कुछ फंजाई खाने लायक होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो खाने लायक होते ही नहीं है। अच्छा, तो क्या सारे मशरूम खाए जा सकते हैं? नहीं, सारे मशरूम्स भी नहीं हम खा सकते। इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। सारे मशरूम्स भी नहीं हम खा सकते, कुछ पर्टिकुलर मशरूम्स ही हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। कौन से पढ़ेंगे इसमें। तो द व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड मतलब सरसों, तो सरसों की जो पत्ती होती है उस पे हमें व्हाइट स्पॉट्स अगर देखने को मिले, आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो वो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर रहा है, और वो फंगस कैसा है, पैरासिटिक है ना। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट, इसका आपने नाम भी सुना होगा, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। इससे ब्रेड और बियर बनती है, किससे, ईस्ट से। ठीक है, ऑन अदर सॉरी अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो, बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में कॉज करते हैं। उसमें से एक ये बता रहे हैं, व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट का मतलब क्या है, बीमारी का नाम है जो कि व्हीट में होती है। ठीक है, तो रस्ट का मतलब जंग होता है। तो व्हीट के पौधे में, गेहूं के पौधे में जब जंग जैसी उसकी पत्ती सी हो जाए, है ना, तो उस तरीके का वो व्हीट हो जाए, तो उसमें समझ जाना चाहिए कि क्या लगा है, फंगस लगा है। कौन सा फंगस लगा है, पक्सीनिया लगा है। ठीक है, ओके, पक्सीनिया नाम का एक फंगस है। ठीक है, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब सारे के सारे पैरासिटिक या सारे के सारे हार्म कॉज करने वाले नहीं है। किसी किसी से हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलती है। एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तो फीवर के टाइम पे वो एंटीबायोटिक, राइट, इन्फेक्शन के टाइम पे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है आगे। पेनिसिलियम नाम का फंगस है, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द पेनिसिलियम। ठीक है, नाउ द फंगस द फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि फाउंड एवरीवेयर, है ना। दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के और एनिमल के ऊपर भी पाए जाते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म मतलब कि गर्म, एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस वाली जगह, ठीक है, ह्यूमिड प्लेसेस।
Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial or fungal infection. देखो ये फंगस जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फंगस जो है वो दो चीजों का बेसिकली रिक्वायरमेंट है इसको। किस किस चीज़ों की? वार्म और ह्यूमिड, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, तो गर्मी चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए, और ये ग्रो कर जाएगा फंगस। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने फूड को किस में रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि वार्म गर्मी उसे मिलेगी नहीं रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर में थोड़ी बहुत नमी तो रहती है, लेकिन गर्मी नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ग्रोथ को आप मिनिमाइज तो कर सकते हो, कम तो कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद फंगस उसमें भी ग्रो कर जाएगा। तो अगर बहुत टाइम तक अगर फ्रिज में खाना रखे रहेंगे तो सड़ तो जाएगा ही, अल्टीमेटली वो सड़ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक हम उसको बचा सकते हैं फूड को, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो फंगस है ना, वो हर जगह प्रेजेंट है। तो अगर आप ये सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने एक बार आपको टिफिन दिया, ठीक है, उस टिफिन को तो मम्मी ने बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड रखा था उसके अंदर, है ना। उसको तो ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर मक्खी बैठ गई या कुछ, बिल्कुल एकदम गैस के ऊपर यूटेंसिल जो था, भगोना या जो भी था, कढ़ाई वगैरह, उसमें से सीधे खाना निकाला और सीधे टिफिन में डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी फंगस उसमें ग्रो कर जाता है अगर हम उसको काफी दिनों तक ओपन नहीं करें। तो ऐसा क्यों? उसमें फंगस फिर कहाँ से लग गया? राइट, कि मम्मी ने तो प्रॉपर खाना दिया था, लेकिन उसमें भी फंगस लग जाता है। अगर हम खोले भी नहीं तब भी फंगस लग जाएगा, है ना। खोल के रख दे तो लग ही जाएगा, खोल के नहीं भी रखे तो भी लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पता है, जब तक खाने को हमने उठाया गैस पे से और टिफिन में ट्रांसफर करा, वो किसके कांटेक्ट में है? एयर के कांटेक्ट में, राइट। और अभी हमने पढ़ा है अकर इन एयर, ये फंगस एयर में भी होते हैं। तो एयर के कुछ फंगस हमारे फूड पे उस टाइम आ जाते हैं, और फिर वो क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं? उसमें ग्रोथ कर सकते हैं उस फूड मटेरियल में। ठीक है, तो फिर हमें बीमारी क्यों नहीं होती? हम क्या रोज बीमार पड़ सकते हैं फिर? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, जैसे ही वो फंगस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में HCl प्रेजेंट है, WBCs हैं बहुत सारे, तो वो उस फंगल इन्फेक्शन को ग्रो ही नहीं करने देते। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous। देखो, ईस्ट और कुछ एक दो और हैं जो फंगस है, वो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फिलामेंटस है। फिलामेंटस का मतलब है यहाँ पे फिलामेंट के जैसे हैं, ऐसे तागे के जैसे हैं, और मल्टी सेलुलर है, तागे के जैसे हैं और मल्टी सेलुलर है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। तो एक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है? हाइफे या हाइफा। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अगर मैंने बहुत सारे इस तरीके से हाइफे ले लिए, है ना, तो ये नेटवर्क बन गया पूरा का पूरा। तो इस पता है, इस नेटवर्क को मैं क्या बोलूंगा? माइसीलियम। क्या बोलूंगा इसको? माइसीलियम बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, सम हाइफे, कुछ हाइफे क्या होते हैं? आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। क्या मतलब है इसके कहने का, समझते हैं। देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये एक हाइफा है ना, तो इस तरीके से। अब इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर होना चाहिए था, फिलामेंटस मल्टी सेलुलर था, मैंने बताया था। तो टेक्निकली इसमें होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे एक सेल है, उसके बाद यहाँ पर एक सेल है, उसके बाद यहाँ पर, इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए था लगातार, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पार्टीशंस जो हैं, जो ये पार्टीशंस है इस तरीके से ये गायब हो जाते हैं। तो इस टाइम पर ये जो हाइफा है, जो हाइफा जो है, वो कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड लग रहा है ना, कि सेल पूरा का पूरा एक ही है, लेकिन इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि कंपार्टमेंट्स या सेपरेशंस नहीं है बीच में। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना। क्या है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम बायोलॉजी में एक टर्म पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीनोसिटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। तो सीनोसिटिक हाइफे।
तो इस हाइफे को क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। क्या सिनोसिटिक किसी और टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है? कोई स्ट्रक्चर, बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रक्चर है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मोर देन वन न्यूक्लियस है, उसमें सिनोसिटिक आप लगा सकते हो। ठीक है, तो सिनोसिटिक इसमें हाइफे प्रेजेंट है। ठीक है, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉसवॉल। सेप्टा जो मैंने यहाँ पे ये ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए थे ना, ये दीवार सी जो बनाई थी, दिस इज कॉल्ड सेप्टा। सेप्टा या फिर सेप्टम, है ना। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, तो सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। सेप्टा का मतलब बहुत सारे, सेप्टम का मतलब सिंगुलर, एक है। तो सेप्टा या सेप्टे, ठीक है, ओके। और क्रॉस वॉल्स, सेप्टे ए आएगा, ई मतलब ई आएगा इसमें, ओके। क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, इसमें क्रॉस वॉल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं कि सेल वॉल इन द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे किस चीज का बना हुआ है बेटा? काइटिन का बना हुआ है और पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं फंजाई के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे से लेते हैं। एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट। तो खाना आएगा कहां से? जो डेड सबस्ट्रेट है, डेड सबस्ट्रेट मतलब जो मरे हुए एनिमल की बॉडी है, वहां से ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये डायरेक्टली अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं, और क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स, अगर वो लिविंग प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं या किसी एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, तो सीधी सी बात है वो पैरासाइट है ना। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स आपने नाम शायद सुना हो। सिम्बायोन्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं बताता हूं। इन एसोसिएशंस विद एल्गी एज लाइकन्स एंड विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजा। कहने का मतलब क्या है? देखो, कभी कभी ऐसा होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एल्गी है, एल्गी मतलब प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट, ये प्लांट किंगडम में आता है ना। ओके, फंजाई है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एल्गी और फंजाई सिम्बायोन्ट्स बन के रह रहे हैं। मतलब ये सिम्बायोन्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या कर रहे हैं, एल्गी फंजाई को बेनिफिट दे रहा है और फंजाई जो है वो एल्गी को बेनिफिट दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ये एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। कैसे बेनिफिट दे रहे हैं समझते हैं। देखो, एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, प्लांट में आता है, तो ये क्या करता है, फंगस को फूड देता है। क्यों? क्योंकि फंगस तो हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो फंगस और एल्गी मिलकर डील करते हैं कि भाई देखो फंगस, तुम तो खाना नहीं बना सकते, मैं तुम्हें फूड दूंगा, और बदले में क्योंकि मैं तो एल्गी हूं और मैं क्योंकि मुझे चाहिए वाटर एंड मिनरल्स चाहिए और मेरे पे इतना एक्सेस नहीं है, मैं इतना ज्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फंगस ने कहा ठीक है भाई, मैं तो वाटर और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, मैं तुम्हें वाटर और मिनरल्स दे दूंगा, तुम मुझे बदले में फूड दोगे। यहाँ पे कभी कभी जो है कुछ कुछ टीचर्स शेल्टर भी बता देते हैं, बट शेल्टर वर्ड या टर्म शेल्टर सही नहीं होगा यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि सिम्बायोसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो H2O या फिर मिनरल्स तो सही भी है, लेकिन शेल्टर एज सच एक अप्रोप्रिएट टर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लिखना चाहें शेल्टर लिख सकते हैं। तो दैट्स द पॉइंट हियर। तो एल्गी फंगस को हेल्प कर रहा है, फंगस एल्गी को हेल्प कर रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बायोसिस बोलते हैं। रिलेशनशिप का नाम है सिम्बायोसिस। ठीक है, कौन सी सिम्बायोसिस? एल्गी और फंगस की नहीं, एल्गी और फंगस की नहीं, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में बेनिफिट कर रहे हैं। अब चाहे वो फंगस एल्गी हो, चाहे वो मैन और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोआला बियर या फिर मतलब कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो, वन ऑर्गेनिज्म सेकेंड ऑर्गेनिज्म दोनों बेनिफिट कर रहे हैं, सिम्बायोसिस। सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का भी नाम है। अब सिम्बायोसिस में हम कहते हैं कि भाई इसका नाम बताओ, एल्गी और फंगस का, तो इसका नाम है बेटा लाइकन। क्या नाम है? लाइकन, LICHEN, लाइकन। लाइकन में क्या हम एल्गी और फंगस ही रखें, कुछ और नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने टर्म यूज करा है कि भाई लाइकन का मतलब एल्गी और फंगस ही होने चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एल्गी फंगस का काम कर ले, फंगस एल्गी का काम कर ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फंगस जो है वो कभी भी हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, है ना। दैट्स वाई। तो ये लाइकन वाला टर्म क्लियर हुआ कि लाइकन मतलब सिम्बायोसिस कर रहा था एक
पर्टिकुलर ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिम्बायोसिस कर रहे थे। अच्छा, ये सिम्बायोन्ट्स जो लिखा हुआ है ये क्या टर्म होता है? सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मतलब जो सिम्बायोसिस कर रहे हैं, मतलब कि एल्गी और मतलब कि फंजाई। तो एल्गी और फंजाई क्योंकि सिम्बायोसिस कर रहे हैं, इनको हम सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्गी और फंगस सिम्बायोसिस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको सिम्बायोन्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये फंगस यहां पे तो अब इसने एल्गी के साथ करा, ठीक है, एल्गी के साथ रिलेशन रखा, ठीक है। अगर मान लो ये सिम्बायोसिस ही कर रहा है, सिम्बायोसिस कर रहा है, लेकिन अब ये एल्गी ना चूज करके ये कहे कि भाई एल्गी तो छोटा ऑर्गेनिज्म था, भाई मैं तो बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ पूरे प्रॉपर ट्री वगैरह के साथ रिलेशन रखूंगा, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब जो पेड़ जो होते हैं, बेसिकली एल्गी तो यूनिसेलुलर था, जो पेड़ वगैरह होते हैं, अगर उनके साथ ये सेम काम करने लगे, बिल्कुल सेम काम कर रहा है लेकिन ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, तो अभी भी है तो सिम्बायोसिस, लेकिन हमने लाइकन किसको बोला था? एल्गी और फंजाई को। यहां पे अब टर्म चेंज आएगा क्योंकि एल्गी की जगह हायर प्लांट्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या टर्म आ जाएगा? माइकोराइजा। ये जो टर्म लिखा है माइकोराइजा, ये वही माइको राइजा। तो माइकोराइजा क्या है? एक एसोसिएशन है किसके बीच में? रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई के बीच में। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि व्हाट इज लाइकन, तो आप कहोगे एल्गी और फंजाई। नहीं, एक्चुअली में ध्यान रखना है ये, और लाइकन जो टर्म है ना, या माइकोराइजा जो टर्म है, वो दो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो माइकोराइजा जो है टर्म जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, या एल्गी सॉरी लाइकन जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये नहीं कहा कि भाई एल्गी प्लस फंजाई, नहीं, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब जो एक दूसरे के साथ जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, उस जुड़ने के तरीके को, उस एसोसिएशन को क्या नाम दिया गया है? लाइकन या फिर माइकोराइजा, जैसा जैसा भी केस हो। तो माइकोराइजा या लाइकन क्या है? एक एसोसिएशन, ऑर्गेनिजम्स के नाम नहीं है कि एल्गी और फंजाई को बोलते हैं लाइकन, नहीं, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड लाइकन, एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकन, एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो एक एसोसिएशन है, ठीक है, ओके। और ये सिम्बायोसिस के अंदर आता है। सिम्बायोसिस मतलब दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। इस सिम्बायोसिस का, अच्छा, क्योंकि बता रहा हूं यहां पर सिम्बायोसिस को किसी किसी साइड बुक में या किसी किसी कोचिंग के मॉड्यूल में बेटा म्यूचुअलिज्म भी दे देते हैं। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, कि जैसे हम दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वन और टू, कोई दो फ्रेंड है, एक और दो, लेकिन दूसरे वाले फ्रेंड के लिंक में उसका एक तीसरा फ्रेंड भी है, तो फर्स्ट और थ्री क्या हुए? म्यूचुअल फ्रेंड हुए ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड वन। सेकंड वाले के बेसिस पे ये फर्स्ट और थ्री क्या हुए कि भाई म्यूचुअल फ्रेंड, सॉरी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हुए, सेकंड वाला जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड हुआ फर्स्ट और थ्री के लिए, फर्स्ट और थ्री के लिए सेकंड वाला जो है वो म्यूचुअल फ्रेंड हुआ। तो आपस में लिंक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जब हम, तो लिंक जब बिठाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो यहां पर म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, वो लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे फायदा दो, मैं तुम्हें फायदा दूं, ये वाला काम करने की कोशिश, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मींस, मतलब कि सेक्सुअल मींस नहीं है। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब कि सिंपल सी बात है बेटा, ये इतना बड़ा हाइफे था, है ना, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने हाइफे बोला था, तो मान लो कि उसमें अगर सेप्टा प्रेजेंट है इस तरीके से, तो पता है क्या होगा? ये सेप्टा टूट के ही गिर जाएगा कहीं और पर, यही फ्रेगमेंट है, ये नया फंगस बना लेगा, ये फ्रेगमेंटेशन, टूट के, फ्रेगमेंट, टुकड़ा टूट के गिर गया, ठीक है। या फिर हो सकता है वो फिशन कर ले, डिवाइड फिशन, बाइनरी फिशन जो आपने पढ़ा है, और या फिर बडिंग कर ले जैसे कि ईस्ट में होता है, ऐसा भी पॉसिबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। अच्छा, ये एसेक्सुअल स्पोर्स, वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अलग अलग है। क्या कहा मैंने? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आपने लास्ट ईयर आपने ये पढ़ा है कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल एक ही होता
एक्चुअली में अलग अलग होता है बायोलॉजी में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, वेजिटेटिव का मतलब क्या है, आपको पेरेंट बॉडी का एक पार्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने कहा था कि ये वाला जो हाइफे का जो ये वाला सेल है ये टूट के गिर जाएगा और ये नया फंगस बना लेगा। बिना पेरेंट की मतलब मेन ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक पार्ट लगेगा, उसके एक पार्ट के बिना आप नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। ये एक मेन कंसेप्ट है किसका, वेजिटेटिव में, कि आप कोई अलग से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो, गैमीट वगैरह स्पर्म ओवम कुछ नहीं बना रहे, लेकिन आपको एक प्लांट का या फिर उस ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट चाहिए, वो होता है वेजिटेटिव। ठीक है, जैसे कि रोज में अगर मैं वेजिटेटिव बोलूं, यहाँ तो हम फंगस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि रोज में वेजिटेटिव क्या होता है, तो रोज में बेटा वेजिटेटिव होता है कि जैसे हमने रोज प्लांट की टहनी काट के लगा दी, तो मैंने मेन प्लांट बॉडी का एक पार्ट यूज करा है, दैट्स कॉल्ड वेजिटेटिव। ठीक है। अच्छा, ए सेक्सुअल का मतलब क्या है, आप एक सिंगल पेरेंट का यूज कर रहे हो, आप दो पेरेंट्स का यूज नहीं कर रहे, मतलब मेल फीमेल नहीं है, बस एक ही पेरेंट है। ऐसा पॉसिबल हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, ऐसा पॉसिबल ह्यूमंस में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, फंगस में ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो होता क्या है कि जैसे ये वाला सेल की बात करें, इस सेल ने एक स्पेशल सेल बनाया, क्या बनाएगा, स्पेशल सेल या स्पेशल स्ट्रक्चर बना सकता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो स्पेशल सेल या स्पेशल सेल जो बनता है, पहले सेल की बात करते हैं। ये स्पेशल सेल जो बना, ये होता है बेटा स्पोर। क्या होता है ये, स्पोर। इस स्पोर को जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, ये वही स्पोर है। इस स्पोर के पास टेंडेंसी है कि ये रेजिस्टेंस दिखाता है काफी सारी चीजों के लिए, और अगर इस पर्टिकुलर स्पोर को मौका मिले, ये ग्रो भी कर सकता है। क्या कंडीशन चाहिए, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, ग्रो भी कर जाएगा। ठीक है, वो वाला स्पोर। अच्छा, ये स्पोर कॉल कोनिडिया, कुछ स्पोर होते हैं कोनिडिया, ये हम अभी आगे समझेंगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे ना फंगस की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें समझ में आ जाएगा। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं और जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये भी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, कि मतलब मेल और फीमेल वाली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे oospores बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी अगेन जब हम कैटेगरीज पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हमें काफी, जो एसेक्सुअल है और सेक्सुअल मीन्स है, ये हमें वहां पे समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर्स जो है, जो अभी अभी बहुत खतरनाक खतरनाक नाम लिए हैं, ये वहां पे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं। अगेन ये लाइन भी बाद में समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करके देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल साइकिल की कैसे होती है, एक बेसिक आइडिया पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे बाद में, सेक्सुअल साइकिल होती कैसे वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मा गैमीट। देखो सबसे पहले हमने कहा कि भाई सेक्सुअल साइकिल है तो गैमीट्स तो होंगे ही, तो मेल वाला पार्ट है जिसने मेल गैमीट प्रोड्यूस करा, और फीमेल वाला पार्ट है जिसने फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करा, तो मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए। इसमें फ्यूजन की बात क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है दोनों के वो फ्यूज कर जाएंगे। प्रोटोप्लाज्म आप जानते होंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं जानते तो बता देता हूं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट न्यूक्लियस को हटा के, मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल या जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर के और वगैरह वगैरह, दैट्स बेसिकली प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल। अब हो सकता है जो ये गैमीट है ये दोनों के दोनों मोटाइल हैं, हो सकता है दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, मतलब मोटाइल मतलब मूव करने वाले है ना, हो सकता है ये मूव कर सकते हैं फ्लैजिला या सीलिया की वजह से, हो सकता है ये मूव ना करते, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। इसके फ्यूजन की प्रोसेस को हमने क्या बोला है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म और गैमी का मतलब फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो पहला स्टेप तो था कि उनके दोनों सेल फ्यूज कर जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये दोनों सेल फ्यूज हो गए, ये मेल गैमीट का सेल था, ये फीमेल गैमीट का सेल था, दोनों के दोनों फ्यूज हो गए। ठीक है, लेकिन अभी इनके इनके अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो मैं न्यूक्लियस आपको बना के दिखाता हूं। न्यूक्लियस अभी इनके पास पास तो आ गए लेकिन फ्यूज नहीं हुए, लगभग लगभग कुछ ऐसा समझिए, इस तरीके से। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन क्योंकि जो डिटेल हम पढ़ रहे हैं वो डिटेल अगर हमने एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वाइज पढ़ ली तो फिर एक अलग चीज समझनी पड़ जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है,
तो दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हो जाते हैं कि हमारा प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, प्लाज्मोगैमी तो हो चुका है, लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा। न्यूक्लियस के लिए हम टर्म यूज करते हैं कैरियो, आपने पढ़ा होगा प्रो कैरियोट, यू कैरियोट, है ना। तो कैरियो वर्ड इज यूज फॉर न्यूक्लियस और गैमी मतलब फ्यूजन। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कैरियोगैमी होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा सेल जो है अब प्रॉपर एक शेप में आ जाएगा बस। और ये क्या बन गया, ये जो प्रॉपर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये क्या है, अब जाइगोट है। हाँ जाइगोट है। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि मेरी जो इमेज जो वीडियो चल रही है उस पे उसके पास तो नहीं आ रहा, उसके पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जाइगोट हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स, ये तीसरा स्टेप है। तो पहला स्टेप तो था प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप था कैरियोगैमी, तीसरा स्टेप है मियोसिस। तो इस जाइगोट में पता है क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस आपने पढ़ा है 10th क्लास में या 9th में पढ़ा होगा कि 4 सेल्स बन जाते हैं, है ना, मियोसिस। तो अगर इसके पास मान लो 100 क्रोमोसोम्स हैं, तो कंसेप्ट ये है कि 50 क्रोमोसोम यहाँ, 50 क्रोमोसोम यहाँ, 50 क्रोमोसोम यहाँ, 50 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और फिर ये आगे फर्दर बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करते हैं, और अगर डिवाइड करना भी है तो इसमें इनके पास क्रोमोसोम नंबर जितने भी सेल बनाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर अब 50 ही रहेंगे। कितने रहेंगे, 50 50 50 50 50। तो यहाँ भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी, तो जितनी बार भी डिवाइड करेगा वो 50 रहेगा। ठीक है, मियोसिस के बाद ये रिजल्ट हो जाता है। मान लो ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर्स, मतलब 46, तो 23 पेयर की जगह हो जाएंगे 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23। मियोसिस की बात कर रहे हैं, फंगस की, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे मियोसिस हो जाती है। अब इस मियोसिस हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस, ठीक है, मान लिया मियोसिस हुई है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, ठीक है भाई, लेकिन अब इसका होगा क्या, ये जो सेल्स हैं ये करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। ये अब ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे बेटे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, नया फंगस बनाएंगे। देखो, ओके, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड, ये तो बात की बात है, मैं भी पढ़ के बताऊंगा। हाउएवर इसमें कहीं पर पेरेंटल न्यूक्लियाई, मैं आपको वो बताना, हैप्लॉइड स्पोर्स, देखो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स हमने बना दिए, ये जो हमने बनाया ना, ये वाला, ये तो था 100 क्रोमोसोम वाला, ये था 50 क्रोमोसोम वाला। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की वीडियोस में, है ना। तो ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स अब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं आगे जाके, ठीक है, और वो आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae are compatible mating types come together and fuse। मतलब देखो, हाइफे जो होता है ना, ये हाइफे जो हमने बनाया था, इसमें से दो हाइफे एक साथ आएंगे। अब हाइफे आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन मेल की तरह से एक्ट करेगा, कौन फीमेल की तरह से एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें मेल फीमेल वाला कोई सिस्टम तो है नहीं, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सच है नहीं। तो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन मेल की तरह से एक्ट करेगा, कौन फीमेल की तरह से एक्ट करेगा। देन ये दोनों क्या करते हैं, अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सेल्स बनाएंगे, और फिर वो सेल्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा प्लाज्मोगैमी में, ठीक है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स, सिंपली मतलब 2n। किसी किसी में तो डायरेक्टली ये 2n वाला, मतलब ये फ्यूज करा, और सीधे सीधे जैसे ही फ्यूज करा, जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी भी हाथों हाथ हो गई। प्लाज्मोगैमी हुई और तुरंत ही कैरियोगैमी हो गई, तो उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी किसी में पहले प्लाज्मोगैमी हुई और उसके बाद कैरियोगैमी होने के लिए उसने पूरा ड्रामा लिया। जैसे होती है ना कि एक बार दुल्हन या दूल्हा जो होते हैं वरमाला डालने से पहले पूरा ड्रामा करते हैं, सिमिलरली प्लाज्मोगैमी हो गई, लेकिन कैरियोगैमी करने से पहले सेल जो है, दोनों सेल जो फ्यूज हुए हैं, वो कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस, ये कैटेगरी का नाम है, और बेसिडियोमाइसिटिस फंगस की कैटेगरी का नाम है। एंड इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग मतलब बीच में घुसने वाले बात, ठीक है। तो बीच में एक स्टेज आ जाती है, फ्यूज कर जाना चाहिए था, प्लाज्मोगैमी के बाद सीधे कैरियोगैमी आनी चाहिए थी, लेकिन बीच में एक स्टेज ऐड हो गई। कौन सी स्टेज है वो,
n plus n, that is 2 nuclei per cell occurs, such a condition is called carry-on and such a phase is called dikaryophase of fungus. कहने का मतलब देखो, ये वाली जो फेज है, ये वाली, कभी कभी ये वाली जो फेज है ना, जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ये वाली फेज काफी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है कि हमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक फेज अलग से ऐड करनी पड़ेगी कि भाई इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया है, इसको फेज को नाम दो। तो इस फेज को क्या नाम दोगे, है ना, इस फेज को क्या नाम दोगे, डाई कैरियोटिक, डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक फेज, दो न्यूक्लियस वाली फेज, सिंपल सी बात है, दो न्यूक्लियस वाली फेज। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, डाई कैरियन, स्ट्रक्चर का नाम है डाई कैरियन, फेज का नाम है डाई कैरियोटिक फेज। देखो गंदा हो रहा है बहुत ज्यादा, ओके। तो यहां पर सच अ कंडीशन, कंडीशन यानी कि स्ट्रक्चर जो है बेसिकली उसको हम डाइकैरियन बोल रहे हैं, फेज को क्या बोल रहे हैं बेटा, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोटिक फेज, दोनों एक ही नाम है, तो डाइकैरियोफेज बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो मैंने बताया कि n प्लस, ये जो डायग्राम हमने बनाया था कि इसमें दो न्यूक्लियस हैं, ऐसे और ऐसे, इसमें ये n प्लस n बता रहे हैं। n प्लस n क्यों बता रहे हैं भाई, देखो जब भी गैमीट प्रोड्यूस होता है, आपने पढ़ा है स्पर्म ओवम जब प्रोड्यूस होता है तो वो मियोसिस के थ्रू बनता है ना। मियोसिस में क्या होता है, 2n जो डिप्लॉइड सेल था, मान लो 2n जो मैंने 100 क्रोमोसोम बताए थे, है ना, तो डिप्लॉइड सेल था, इसका मतलब 2n था, डिप्लॉइड को हम 2n बोलते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, सीधी सी बात है। तो n को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये भी हैप्लॉइड था और ये वाला न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड था, तो n प्लस n, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से ये बता रहा है n प्लस n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, दो न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। और अगर आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में नहीं पता, जस्ट इन केस, सो कमेंट डाउन बिलो, तो मैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मियोसिस इससे रिलेटेड और एन टू एन क्या होता है इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, दो पेरेंटल न्यूक्लियाई जो मतलब ये वाला जो ये वाला है, ये वाला फ्यूज कर जाते हैं एंड बिकम द डिप्लॉइड सेल, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि भाई ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। द फंगस फॉर्मिंग फ्रूटी बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो फाइनली क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज जो बनाई थी जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ था, फाइनली उसमें क्या बन जाते हैं, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो हैप्लॉइड स्पोर्स फिर ग्रो करते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम जो हमने नेटवर्क पढ़ा था, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरीके से स्पोर बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज किस तरीके की होती है, फ्रूटिंग बॉडी का मतलब स्पोर जिस चेंबर के अंदर बन रहे हैं या जिस चेंबर के ऊपर बन रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। देखो फ्रूटिंग का मतलब हो गया बेसिकली फ्रूट, है ना, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, आम के फ्रूट के अंदर, मैंगो के अंदर बेसिकली सीड होता है, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एक ऐसा सेल है कि उसको ग्रो करो तो नया फंगस निकल जाएगा, तो जस्ट लाइक दैट, तो उसके बेसिस पे इन्होंने फ्रूटिंग बॉडी बोला। फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब इस डिवीजन को मतलब सॉरी इस किंगडम को, किंगडम फंजाई को हमने इसी बेसिस पे डिवाइड करा है कि माइसीलियम कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा, सॉरी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसे कैसे बनाता है, इसके बेसिस पे हमने अलग अलग क्लासेस बनाई। कौन कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। तो ये पर्टिकुलर क्लासेस हैं, चार ही क्लासेस हैं, ज्यादा नहीं है, तो चार क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस हैं, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इफ यू हैव डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैम।